सोचिए जरा कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, मतलब इतना कि वो इंसान आपकी दुनिया का केंद्र बन जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही आम और स्वाभाविक भावना है। बिल्कुल। लेकिन फिर उसी प्यार की खातिर आप खुद अपने ही हाथों उस इंसान की जिंदगी तबाह कर देते हैं, और वो भी किसी दुश्मनी या नफरत की वजह से नहीं, बल्कि एक महान और आदर्श इंसान बनने की जिद में। ओह, ये सच में बहुत अजीब और डरावना लगता है। है ना? आप खुद को एक देवता साबित करना चाहते हैं, और इस कोशिश में आप सबसे बड़ा गुनाह कर बैठते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसा ही अनुभव करने वाले हैं। ओह, मुझे पता है। आज हमारे पास चर्चा के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन और विस्तृत नोट्स रखे हुए हैं। जी, मेरे सामने ये नोट्स मौजूद हैं। ये किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक द्वारा तैयार किए गए हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स की सबसे खास बात ये है कि ये बुलेट पॉइंट्स और फ्लो चार्ट्स के जरिए एक बहुत ही गहरी कहानी बयां करते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगा जब मैं इन पन्नों को पलट रहा था। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। इन डायग्राम्स के पीछे हमारे समाज की एक बहुत ही खौफनाक और रुला देने वाली तस्वीर छिपी है। आज हम धर्मधीर भारती के मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता के इन नोट्स को डिकोड करेंगे। मैं एक शिक्षक के नजरिए से कहूंगी कि ये उपन्यास सिर्फ एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी तक सीमित नहीं है। तो फिर असल में ये क्या है? ये प्रेम, आदर्शवाद और नैतिकता के बीच चल रहे एक बहुत ही गहरे और जानलेवा द्वंद्व की केस स्टडी है। हम आज इन नोट्स को बिल्कुल उसी क्रम में डिकोड करेंगे जैसे ये यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इन नोट्स के पहले पन्ने पर जो बुनियादी जानकारी दी गई है, वो कहानी की पूरी जमीन तैयार कर देती है। क्या आप बता सकते हैं कि नोट्स में सबसे पहले किन बातों को हाईलाइट किया गया है? हाँ, तो इसमें लेखक धर्मवीर भारती हैं, और प्रकाशन वर्ष 1949 लिखा है, और पृष्ठभूमि है तत्कालीन इलाहाबाद, यानी आज का प्रयागराज। साहित्य और आदर्शों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। अच्छा, इसीलिए यहाँ मुख्य विषयों में प्लेटोनिक प्रेम और जातिगत रूढ़ियां जैसे भारी शब्द लाल स्याही से लिखे हैं। प्लेटोनिक प्रेम का मतलब इंद्रियातीत प्रेम लिखा है यहाँ। हाँ, इंद्रियातीत प्रेम मतलब वो प्रेम जो शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आत्मा से जुड़ा हो। चंदर और सुधा का प्रेम ऐसा ही पवित्र है। लेकिन इसके साथ ही मध्यवर्गीय नैतिकता और मानसिक अंतर्द्वंद को भी अंडरलाइन किया गया है। क्योंकि जब ये पवित्र प्रेम समाज की उस मध्यवर्गीय नैतिकता से टकराता है ना, तो एक भयानक वैचारिक विस्फोट होता है, मानसिक अंतर्द्वंद पैदा होता है। मुझे एक उपमा आ रही है दिमाग में। क्या हम कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी असल में दिल और दिमाग के बीच का एक ऐसा युद्ध है जिसमें समाज के नियम एक बहुत ही कठोर रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं? अरे वाह, ये उपमा तो एकदम सटीक है। मतलब वो रेफरी हर उस जगह सीटी बजा देता है जहां ये दोनों समाज की खींची हुई लकीर पार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये रेफरी कोई बाहर वाला इंसान नहीं है। ये रेफरी खुद उस नायक के यानी चंदर के अपने ही दिमाग में बैठा हुआ है। ओह, मतलब चंदर खुद ही अपनी भावनाओं को फाउल मान लेता है। हाँ, उसने समाज के नियमों को, उन रूढ़ियों को अपने अंदर इतनी गहराई तक बसा लिया है कि जब भी उसका दिल सुधा के लिए धड़कता है, उसका अपना ही दिमाग रेफरी बनकर सीटी बजा देता है। ये तो सच में बहुत दमघोटू स्थिति है। और यही टकराव है जिसे नोट्स में मानसिक अंतर्द्वंद्व कहा गया है, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब जब हमने पृष्ठभूमि समझ ली है, तो नोट्स के अगले हिस्से पर चलते हैं, जहां मुख्य पात्रों का विश्लेषण है। केंद्र में है चंदर, जो एक मेधावी छात्र है, और साथ ही वो एक बहुत ही आदर्शवादी युवक भी है। हाँ, यहाँ लिखा है कि वो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के प्रति पूरी तरह समर्पित है। चंदर के इस समर्पण को देखकर मुझे महाभारत के एकलव्य की याद आती है। एकलव्य की तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन एक बहुत बड़े और क्रूर अंतर के साथ। हाँ, क्योंकि एकलव्य ने तो अपना खुद का अंगूठा काटा था ना, लेकिन चंदर ने तो अपने आदर्शों के लिए सुधा की ही खुशियों का गला घोंट दिया। क्या ये आदर्शवाद है या कायरता? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नोट्स का उद्देश्य भी छात्रों को यही समझाना है कि चंदर का आदर्शवाद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी सबसे जानलेवा कमजोरी भी। मतलब वो डॉक्टर शुक्ला के एहसानों तले इतना दबा है कि वो इंसान होने का बुनियादी हक ही भूल जाता है। हाँ,
चंदर समाज की नज़रों में इतना महान बनना चाहता है कि वो अपनी हिम्मत हार जाता है। वो समाज से लड़ नहीं पाता, इसलिए अपने इस डर को त्याग का चोला पहना देता है। ओहो, तो वो खुद को तसल्ली दे रहा है कि वो डरपोक नहीं बल्कि एक देवता है, और इस पूरे खेल में सुधा बेचारी मोहरा बन जाती है। बिल्कुल। सुधा के लिए नोट्स में साफ लिखा है कि वो डॉक्टर शुक्ला की बेटी है और चंदर से निस्वार्थ प्रेम करती है। वो चंदर को अपना देवता मानती है। मुझे ये बात थोड़ी परेशान करती है। जब चंदर उसे कहीं और शादी करने को कहता है, तो सुधा इतनी आसानी से कैसे मान गई? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं था? देखिए, सुधा का वजूद ही चंदर है। जब आप किसी को देवता बना देते हैं ना, तो आप उससे सवाल करने का अधिकार खो देते हैं। ओह, तो सुधा के लिए ये किसी प्रेमी की सलाह नहीं बल्कि सीधे एक देवता का आदेश था। एकदम सही। वो आदेश मान लेती है, दूसरी जगह शादी कर लेती है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बनता है। वो अंदर ही अंदर मरना शुरू कर देती है। ये बहुत ही दुखद है। शायद चंदर की गलती को स्पष्ट करने के लिए ही कहानी में दो और पात्र हैं, बिंती और पम्मी। यहाँ लिखा है कि बिंती एक सरल ग्रामीण लड़की है जो चंदर के प्रति श्रद्धा रखती है। हाँ, बिंती चंदर के उस देवता वाले रूप को और मजबूत करती है, लेकिन पम्मी का किरदार एकदम अलग है। पम्मी को एक आधुनिक और स्पष्टवादी युवती बताया गया है। मुझे पम्मी का चरित्र बहुत दिलचस्प लगा। पम्मी सच में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। वो उस घुटन भरे माहौल में बाहर से आती है और चंदर के उस झूठे आदर्शवाद के मुखौटे को नोच कर फेंक देती है। अच्छा, तो पम्मी वो आईना है जो चंदर को उसकी असलियत दिखाती है। हाँ, वो चंदर को बताती है कि प्यार का मतलब सिर्फ पूजना और सिर झुकाना नहीं होता। प्यार का मतलब इंसान को अपनाना होता है। ये सुनकर कहानी की गति एकदम बदलती हुई महसूस होती है। इन नोट्स में आगे एक बहुत ही कमाल का फ्लोचार्ट है जो कहानी को 4 स्पष्ट चरणों में बांटता है। क्या आप उन चारों चरणों को एक-एक करके समझाएंगे? जरूर। पहला चरण है गहरा जुड़ाव। चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य है और उनके घर का हिस्सा बन चुका है। सुधा और चंदर के बीच गहरा और पवित्र प्रेम पनपता है। फिर आता है दूसरा चरण, यानी अंतर्द्वंद और मर्यादा, जहाँ चंदर अपने गुरु के उपकारों और सामाजिक मर्यादाओं के बोझ तले दबने लगता है। हाँ, और तीसरा चरण मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। यहाँ लिखा है बलिदान। चंदर खुद पहल करके सुधा की शादी कहीं और करवा देता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर चंदर सुधा से इतना ही प्यार करता था तो उसने खुद आगे बढ़कर उसकी शादी तय क्यों की? वो चुप भी तो रह सकता था ना। ओह, असल में चंदर का खुद पहल करना उसके अंदर के गहरे अपराध बोध और डर का नतीजा है। चंदर को डर था कि एक दिन उनका प्रेम सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, मतलब उसे डर था कि वो डॉक्टर शुक्ला और समाज की नजरों में एहसान फरामोश या गद्दार कहलाएगा। बिल्कुल, उसे गद्दार नहीं बनना था, उसे महान देवता बने रहना था। अपने अहंकार और महानता की भूख मिटाने के लिए वो सुधा की बलि चढ़ा देता है। और इसी बलि का नतीजा है फ्लोचार्ट का चौथा चरण, दुखद अंत या त्रासदी। फ्लोचार्ट के आखिरी बॉक्स में लिखा है कि अंततः सुधा की मृत्यु हो जाती है और चंदर एक जीवित लाश बन जाता है। हाँ, और परीक्षा के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ कोई बाहरी खलनायक डंडे लेकर उनके पीछे नहीं भाग रहा है। वही तो, अक्सर कहानियों में कोई विलन प्रेमियों को अलग करता है, लेकिन यहाँ तो चंदर के खुद के बनाए हुए आदर्श ही सबसे बड़े खलनायक बन गए हैं। एकदम सही कहा। बाहरी दुनिया से ज्यादा इंसान के भीतर का द्वंद्व यहाँ कहानी चला रहा है। उसने खुद ही अपने हाथों से अपने जीवन की कब्र खोद दी। इस त्रासदी की गहराई का असली अंदाजा तब होता है जब हम इन पात्रों द्वारा कहे गए कुछ प्रभावशाली संवादों को पढ़ते हैं। नोट्स के अगले पन्ने पर कुछ फेमस डायलॉग्स दिए गए हैं। हाँ, परीक्षाओं में अक्सर इन संवादों का अर्थ विस्तार से पूछा जाता है। पहला संवाद सुधा का है, जो चंद्र से कहती है। जी, यहाँ लिखा है, सुधा कहती है, चंद्र, क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरे देवता हो, और देवता कभी गलत नहीं होते। ये पंक्ति सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये सुधा का पूरा जीवन दर्शन है। ये दिखाता है कि कैसे अंधा समर्पण किसी इंसान से उसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। हाँ, सुधा ने ये मान लिया कि चंदर कभी गलती कर ही नहीं सकता। इसके जवाब में चंदर का भी एक संवाद है जो वो बाद में कहता है। ओह, चंदर अपने अंतर्मन से क्या कहता है? वो कहता है, मनुष्य अक्सर अपने ही बनाए हुए आदर्शों की वेदी पर अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देता है। ये चंदर का रियलाइजेशन है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि उसने जिन आदर्शों को पूजा वो असल में एक छलावा थे। लेकिन जब तक उसे ये समझ आता है तब तक सब राख हो चुका होता है।
इन सब में सबसे ज्यादा झकझोरने वाला संवाद पम्मी का है। हाँ, पम्मी का नजरिया एकदम साफ और व्यवहारिक लगता है। पम्मी चंदर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुमने सुधा के साथ अन्याय किया है चंदर। तुमने उसे प्यार नहीं किया, उसकी पूजा की और सिर नवाते रहे। और पूजा की चीजें अक्सर मंदिरों में ही रह जाती हैं, घर नहीं बसाती हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। पम्मी बाहर से आई है, इसलिए वो बहुत साफ साफ देख पाती है कि चंदर ने असल में क्या किया है। बिल्कुल। इस संवाद को पढ़कर मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनती है, जैसे म्यूजियम में रखी किसी बेहद कीमती मूर्ति की। म्यूजियम वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है यहाँ। हाँ, मतलब हम उस मूर्ति को दूर से पूज सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसे म्यूजियम से निकालकर अपने घर के सोफे पर नहीं बैठा सकते। चंदर ने भी सुधा को इंसान से मूर्ति बना दिया था। सही कहा। पम्मी उसे यही समझा रही है कि तुमने सुधा को वो प्यार दिया ही नहीं जिसकी उसे जरूरत थी। तुमने श्रद्धा दी, लेकिन अधिकार बिल्कुल नहीं दिया। ये विश्लेषण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब हम इन नोट्स के सबसे आखिरी और अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, गुनाहों का देवता का प्रतीकात्मक और निष्कर्ष। ये हिस्सा पूरी कहानी का निचोड़ है। यहाँ एक बहुत ही शानदार डायग्राम बना हुआ है ना? जी, यहाँ उपन्यास के शीर्षक को एक विरोधाभास या पैराडॉक्स कहा गया है और एक तराजू का डायग्राम बना है। उस तराजू के दोनों पलड़ों पर क्या-क्या लिखा है? एक पल्ले पर देवता बनने की कोशिश यानी अति आदर्शवाद है और दूसरे पल्ले पर गुनाह यानी भावनात्मक गलतियां हैं, और इन दोनों के बीच टकराव दिखाया गया है। हाँ, और नीचे लिखा है कि चंदर देवता बनने की कोशिश में इतने गुनाह कर बैठता है कि खुद को माफ नहीं कर पाता। इस तराजू को देखकर लगता है कि जैसे ही आप परफेक्ट बनने का भार एक पल्ले पर बढ़ाते हैं, वैसे ही दूसरे पल्ले पर गलतियों का वजन अपने आप बढ़ जाता है। क्या अति आदर्शवाद ही सबसे बड़ा गुनाह है? एकदम सही समझा आपने। देवता और गुनाह ये दो शब्द एक साथ आ ही नहीं सकते। इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब जब साधारण इंसान देवता बनने का मुखौटा पहनता है तो वो तबाही लाता है। बिल्कुल। चंदर ने कोई कानूनी अपराध नहीं किया था, उसने भावनात्मक अपराध किया था। नोट्स के अंत में जो कोर मैसेज है वो यही है कि अति आदर्शवाद मानवीय संवेदनाओं के लिए बहुत घातक हो सकता है। यह बहुत ही गहरी बात है। ऐसा लगता है कि धर्मवीर भारती जी ने इंसानी मनोविज्ञान का एक ऐसा सच लिख दिया था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।